नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दिल्ली धमाके की जांच तेजी से चल रही है। डॉक्टर्स के आतंकी नेटवर्क में कितने हैंडलर हैं? पाकिस्तान के किस जैश कमांडर से डॉक्टर ऑर्डर ले रहे थे? आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल से क्या क्या सबूत मिले? फरीदाबाद मॉड्यूल के कितने आतंकी डॉक्टर अंडरग्राउंड है? एक डिटेल आपको मिलेगी दमदार 10 में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आ रही है। अल्मोड़ा में 161 जिलेटिन रॉड बरामद किए गए हैं। ये 161 जिलेटिन रॉड स्कूल के पास जंग से बरामद किया गया। अल्मोड़ा के सल्ट इलाके के सरकारी स्कूल डबरा के पास कुछ बच्चों को जंगल में खेलते हुए संदिग्ध चीज दिखाई दी। आप ये देखिए तस्वीरें, कितनी हैरान कर देने वाली हैं। बच्चे पास ही के जंगल में खेल रहे थे और इस दौरान उन्हें ये संदिग्ध चीज दिखाई दी और उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए फौरन स्कूल के स्टाफ को इस बात की जानकारी दी। स्कूल स्टाफ ने पुलिस को बताया और पुलिस ने फौरन पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षित किया। मौके पर बम डिस्पोजल टीम को बुलाकर जिलेटिन रॉड की जांच की जा रही है। एक स्कूल के पास जंगल में जिलेटिन रॉड का पहुंचना ये एक बड़ी खबर है और बड़ी हैरान करने वाली भी कि ये जिलेटिन रॉड यहां किसने रखी, कहां से आई, इसका इस्तेमाल कैसे होना था। और स्कूल के बच्चों की समझदारी आप देखिए, जब वो यहां पर पहुंचे उन्हें ये चीज संदिग्ध दिखाई दी तो उन्होंने फौरन स्कूल के स्टाफ को इस बारे में जानकारी दी। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है, उसमें टीमें अपना काम कर रही है। उधर दिल्ली धमाके के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी रडार पर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में धमाके वाले दिन से कई डॉक्टर अंडरग्राउंड हैं। जो डॉक्टर्स अंडरग्राउंड हैं उनके फोन भी बंद हैं। सोशल मीडिया अकाउंट को अचानक डीएक्टिवेट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही धमाके की खबर आई वैसे ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के जिन 12 स्टाफ से पूछताछ की है उनके बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो इतना तो तय है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ये डॉक्टर्स हैं। 2 स्टाफ जिनसे जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है उनके बयानों में भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। अब जितने स्टाफ यहां पर काम करते थे उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। अगर कुछ संदिग्ध नहीं था तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। संदिग्ध था इसलिए क्लास और ड्यूटी छोड़कर अचानक से भाग गए, अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया, अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि धमाके के बाद से कई और फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कहां हैं, नदारद हैं। उनके बारे में और तफसील से जानकारी जुटाई जा रही है। इधर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ये खबर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल की चोरी हुई थी। बताया जा रहा है कि आतंकी डॉक्टर्स ने केमिकल और सामान चुराए थे। जिन डॉक्टर्स पर केमिकल चुराने का शक है उनमें मुजम्मिल, उमर और शाहीन का नाम है। लैब से कांच के सामान और अमोनियम नाइट्रेट चोरी हुई। साथ ही केमिकल टेस्टिंग करने वाले किट भी गायब है। हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर से धौज इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस की टीम ने यूनिवर्सिटी के पास के मार्केट एरिया में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान धौज बाजार और लोकल दुकानों में छानबीन की गई। हालांकि इस दौरान कोई ऐसा सामान संदिग्ध नहीं मिला और न ही किसी को हिरासत में लिया गया।
तो धौज बाजार और लोकल दुकानों में छानबीन हुई है। दिल्ली ब्लास्ट पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 26 लाख जुटाए गए थे और धमाका करने की बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई थी। और अब जब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है तो जानकारी मिल रही है कि कई केमिकल गायब हैं, कई सामान गायब है, टेस्टिंग के किट गायब है। यूनिवर्सिटी के पास के मार्केट एरिया की भी जांच की जा रही है। इस वक्त अल फलाह से ही यानी कि फरीदाबाद से हमारे सहयोगी अभय पराशर इस पर जुड़े हुए हैं। अभय, दो खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि जो बहुत सारे और स्टाफ है अल फलाह यूनिवर्सिटी के, वो एक तो गायब हैं, उनका मोबाइल फोन बंद है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट है। और दूसरी ये बड़ी खबर कि बहुत सारे टेस्टिंग किट, केमिकल्स भी गायब है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में यही वजह है कि अभी भी जांच एजेंसी लगातार पहुंच रही हैं। इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मेन गेट पर हम मौजूद हैं और अभी जो आपको ये गार्ड एक्टिव नजर आ रहे हैं, ये गार्ड उस वक्त कहां थे जब उमर, साथ ही शाइन इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से लैब से अलग अलग तरीके के केमिकल, साथ ही टेस्टिंग किट को यही कैंपस से बाहर निकालते थे। जो सोर्सेस हैं उनके मुताबिक जब रिकॉर्ड चेक किया गया यूनिवर्सिटी की लैब का, तो उसमें देखा गया कि ऐसी कई सारी टेस्टिंग किट हैं जो कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से गायब हैं। उनको लैब के अंदर होना चाहिए था, लेकिन उनको निकाल लिया गया। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि कुछ इस तरीके से लैबोरेटरी के अंदर कुछ कांच का सामान था, कुछ टेस्टिंग किट थी, साथ ही अमोनियम नाइट्रेट को छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर न केवल उमर बल्कि शाइन अपने बैग के अंदर और गाड़ियों की डिग्गी के अंदर रखकर किसी छात्रों के किसी एक्सपेरिमेंट के बहाने इस कैंपस से बाहर निकाला करते थे। लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला जाता था तो रिकॉर्ड के अंदर यह मेंशन नहीं किया जाता था कि आखिरकार इस सामान को क्यों ले जाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मिली भगत है न केवल इन डॉक्टर्स की, बल्कि जो लैब के अंदर तमाम चीजों को रिकॉर्ड करता है उनकी भी और यहां की सिक्योरिटी की भी। इसी चीज को लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि जो लैब से केमिकल निकाला गया उसके बारे में जानकारी कौन जुटाता था कि कौन सा केमिकल चाहिए, किस केमिकल से क्या बन सकता है। क्योंकि जो विदेश में बैठे जैश के हैंडलर्स थे वो जानकारी देते थे, वो वीडियो भेजते थे मुजम्मिल के पास और उमर के पास कि किस तरीके से बम को बनाना है। तो इस तरह की जानकारी जुटकर सामने आई है। साथ ही एक सेल्फ फंडिंग का मामला भी निकलकर सामने आया है जिसमें 26 लाख रुपए है, जिसमें से अलग अलग हिस्सा करीब 5 लाख रुपए शाइन ने, 2 लाख रुपए उमर ने, इस तरीके से सभी ने मिलकर सेल्फ फंडिंग भी की थी। इतने ज्यादा ये लोग रेडिकलाइज हो गए थे कि इनको 2023 के अंदर जब ये लोग प्लानिंग कर चुके थे कि इनको सीरियल ब्लास्ट करने हैं, तो उसके बाद इन्होंने सेल्फ फंडिंग की भी की। और साथ ही यह भी पता चला है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो कश्मीर के छात्र हुआ करते थे उनके साथ टेलीग्राम पर एक चैनल जो है वो उमर और साथ ही मुजम्मिल ने बनाया हुआ था, जबकि बाकी के छात्रों के लिए यह सुविधा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं खुद तो रेडिकलाइज थे ही, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, साथ ही दूसरे कश्मीरी छात्रों को रेडिकलाइज करने की भी प्लानिंग। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और कई सारी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। दिल्ली ब्लास्ट करने वाले टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में एक AK-47 खरीदी थी, जो बाद में आदिल के लॉकर से पुलिस ने बरामद की। जांच में सामने आया है कि आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था और उमर का हैंडलर हाशिम था। ये दोनों इब्राहिम नाम के एक आदमी के अंडर काम कर रहे थे। 2022 में मुजम्मिल, आदिल और मुजफ्फर ओकासा के कहने पर टर्की गया था। यहां उसे एक कॉन्टैक्ट से मिलना था जहां उसे अफगानिस्तान जो उसे भेज सके, लेकिन 5-6 दिन के बाद कॉन्टैक्ट ने अफगानिस्तान भेजने से मना कर दिया था। वहीं आतंकी उमर इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो और फॉर्मूले को पढ़ता रहा। उसने नूह से एक्सप्लोसिव बनाने का सामान और दिल्ली के भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदे। मुजम्मिल और उमर के बीच यूनिवर्सिटी के अंदर पैसों को लेकर लड़ाई भी हुई, जिसे कई लोगों ने देखा था। इस लड़ाई के बाद उमर ने अपनी लाल इको कार विस्फोटकों के साथ मुजम्मिल को दे दी। उमर ने विस्फोटक और केमिकल स्टोर करने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा और वो उसके अंदर केमिकल बम तैयार कर रहा था। उसकी प्लानिंग विस्फोटक स्टोर करने और एक ही समय में अलग अलग जगह पर ब्लास्ट करने की थी। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस डीप फ्रीजर की एक तो बात हो रही है, क्या वो रिकवर किया जा चुका है और क्या क्या खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले में?
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट और इसके अलावा अलग अलग तरीके से जो केमिकल्स इन लोगों ने न केवल लैब से जुटाए थे बल्कि कुछ फर्टिलाइजर नुहू और मेवात के इलाकों से खरीदे थे, तो बम बनाने की जो इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी, मैं आपको दिखा दूं, ये कैंपस है और मीनाक्षी इस कैंपस से मात्र 500 मीटर आगे वो हॉस्टल है जहां पर एक प्राइवेट हॉस्टल जो कि मुजम्मिल ने दौज इलाके अंदर ही रेंट पर लिया हुआ था मद्रासी के घर में, और उसमें जिस तरह जहां से हमने रिपोर्ट की थी कि कमरा नंबर 15 के अंदर से बहुत सारी रिकवरी की गई है। तो ना केवल ये डीप फ्रीजर वहां से बरामद किया गया, बताया जा रहा है कि डीप फ्रीजर के अंदर सारा सामान स्टोर किया जाता था, जितने तरह के केमिकल्स होते थे, क्योंकि अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं, उनको आपको एक टेम्परेचर पर रखना होता है, इसीलिए एक डीप फ्रीजर का प्लान किया गया। इसके साथ ही एक ग्राइंडर बरामद किया गया था जिसके अंदर यूरिया पीसा जाता था, और यूरिया पीसने के बाद कुछ और केमिकल्स को मिलाकर ये पूरी, जब आईडी बनाने से पहले का जो विस्फोटक होता था उसको तैयार किया जाता था। तो अब जानकारी ये मिली है, जांच एजेंसियों ने ना केवल वो ग्राइंडर बरामद कर लिया है, एक स्टेबलाइजर बरामद किया है, इसके साथ ही एक डीप फ्रीजर बरामद किया है जिसके अंदर केमिकल्स को स्टोर किया जाता था, उसको भी जांच एजेंसियों ने इसी दौज इलाके के प्राइवेट हॉस्टल के कमरा नंबर 15 जो कि मुजम्मिल का है वहां से बरामद किया है। और फिलहाल इन सबसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पता लगा कि 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी गई, उसको लॉकर से बरामद किया गया। इनके जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, दोनों के ही अलग अलग हैंडलर्स थे जो इनसे लगातार संपर्क में थे और इनक्रिप्टेड जो चाहे वो ईमेल्स हो या फिर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पर आदेश दिया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी जो है खास तौर पर मुजम्मिल के फोन से लगी है कि वो किस किस के संपर्क में था, और जितनी रिकवरी अब तक हुई है इसके लिहाज से भी कुछ और यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े हुए लोगों से भी अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। मीनाक्षी, दिल्ली धमाके की जांच में एक और बड़ी जानकारी आई। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर ने 40 से ज्यादा बम बनाने का वीडियो भेजा था। पाकिस्तान में जैश के हैंडलर हंजुला ने डॉक्टर मुजम्मिल को भेजे थे बम बनाने के वीडियो। हंजुला और मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर के एक मौलवी इरफान ने कराई थी। जम्मू कश्मीर के रहने वाले मौलवी इरफान ने ही डॉक्टर्स के साथ मिलकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया था। जांच एजेंसी अब हंजुला के बारे में पता कर रही है। हंजुला पाकिस्तान के जैश कमांडर का नाम है या फिर कोई कोड वर्ड है, इसकी पड़ताल की जा रही है। तो पूरे जो टेरर नेटवर्क के नाम हैं और उनके जो किरदार हैं और इस पूरे मॉड्यूल में किसकी क्या भूमिका थी, वो धीरे धीरे करके स्पष्ट होती चली जा रही है। जांच एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, अदील और शोपिया का मौलवी इरफान, इसके मोबाइल डेटा को रिट्रीव कर लिया है। जांच एजेंसियों को मुजम्मिल के फोन से 200 वीडियो मिले हैं। इनमें से कई वीडियो जैश-ए-मोहम्मद के आका मसूद अजहर के हैं। इसके अलावा असगर और दूसरे जैश कमांडर्स की भड़काऊ तकरीरें भी मुजम्मिल के मोबाइल से मिली हैं। जैश के अलावा मुजम्मिल के फोन से ISIS आतंकियों के वीडियो और ऑडियो मिले हैं। इसके साथ ही 80 वीडियो टेरर ट्रेनिंग, बम बनाने और केमिकल रिएक्शन के मिले हैं। मुजम्मिल के मोबाइल से दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश के कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों के वीडियोस भी मिले हैं। तो आतंकी ट्रेनिंग और बम बनाने से जुड़े हुए 80 वीडियो रिट्रीव किए गए हैं। ये डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से रिट्रीव किया गया है। मसूद अजहर, जैश के अन्य आतंकियों के द्वारा जो वीडियोस बनाए गए, जो तकरीरें की जा रही हैं, वो डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से रिट्रीव किए गए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शुक्रवार को श्रीनगर के आधा दर्जन से ज्यादा इलाकों में केमिकल और फर्टिलाइजर की दुकानों की जांच की गई। इस दौरान दुकानों के पेपर, फर्टिलाइजर की जांच की गई। इस ड्राइव का मकसद केमिकल और फर्टिलाइजर का गलत इस्तेमाल रोकना और ये पक्का करना है कि सभी डीलर सुरक्षा और डॉक्यूमेंटेशन के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो समझ ले मुश्किलें उनके लिए है। पुलिस टीम ने स्टॉक और सेल्स रिकॉर्ड्स का भी सही मेंटेनेंस, थोक खरीदारों के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस की जांच की। वहीं सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में भी रेड की। सुरक्षा बलों ने यहां पर बंद लॉकर्स की जांच की। दिल्ली कार ब्लास्ट में जिस तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जो केमिकल्स की और फर्टिलाइजर्स की शॉप्स है, वहां पर एक चेकिंग का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है।
श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चेकिंग हुई है। हम इस वक्त डाउनटाउन इलाके में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जो है वो इस तरह के एक फर्टिलाइज़र शॉप पर पहुंची है और यहां पर जो है जांचा जा रहा है, रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, उनके बिल्स चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस तरह के जितने भी शॉप्स हैं जहाँ केमिकल्स और इस तरह के फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं वहाँ पर उनको अपना रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने के लिए कहा गया है। न सिर्फ इस तरह केमिकल और फर्टिलाइज़र्स की दुकानों पर ये रेड हो रही है, छापामारी हो रही है, बल्कि वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जो संबंधित लोग हैं, खासकर जो डॉक्टर्स हैं और डॉक्टरों के खिलाफ भी जो है बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही है। न सिर्फ साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के कई बड़े ऐसे अस्पताल है जहां पर डॉक्टर्स के लॉकर्स को जो है जांचा गया। खासकर सबसे बड़ी जो कार्रवाई हुई वो हंदवारा में हुई, जहां पर करीबन 50 लॉकर्स को, जिन पर किसी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई नाम नहीं लिखा था, वो तोड़ने पड़े। हालांकि कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई है। साथ ही साथ गांदरबल, सेंट्रल कश्मीर में भी इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला जो है जारी रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम है जो पूरी तरह से यहाँ पर जांच कर रही है, चेकिंग कर रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खासकर जो बड़े बड़े होलसेलर्स की दुकान है जहाँ पर इस तरह का फर्टिलाइज़र केमिकल मिलता है, वहाँ पर ये कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर जारी है। इनका रिकॉर्ड देखा जा रहा है, इनकी बिल्स देखे जा रहे हैं और इनसे ये कहा जाता है कि वो रिकॉर्ड जो है पूरी तरह से मेंटेन करके रखे और अगर कोई भी इस तरह का केमिकल वगैरह खरीदता है तो उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका आधार कार्ड, सारी चीज़ें जो है वो एक रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज होनी चाहिए। तो लगातार देख सकते हैं आप कि किस तरह से हर चीज़ को यहाँ पर जांचा जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। पुलिस के ऑफिसर्स जो है वो इस टीम का एक हिस्सा होते हैं, साथ में होते हैं। हालांकि ये कार्रवाई जो है ये कोर्ट के आदेशों के हिसाब से होती है, मजिस्ट्रेट के आर्डर्स पर ये कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर पूरे कश्मीर में जारी है। एक तरफ से वाइट कॉलर टेररिज्म के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही है और दूसरी तरफ से जो इस तरह के जहाँ पर केमिकल्स, फर्टिलाइज़र मिलता है वहाँ पर जो है इस तरह का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक इस तरह का माहौल बनाना चाहती है कि पीस रहे पूरे रीजन में, इसलिए ये कार्रवाइयाँ जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है। हमारे सहयोगी मंसूर मीर इस वक्त जम्मू कश्मीर से ही लाइव जुड़ गए हैं और उनकी पूरी ये विस्तृत रिपोर्ट आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो पुलिस है वो एक एक ऐसे दुकान पर जाकर, होलसेलर्स के पास जाकर उनके स्टॉक और उनके सेल्स के रिकॉर्ड को चेक कर रही है। क्या कुछ संदिग्ध मिला है मंसूर अभी तक की जितनी भी जांच हुई है इसमें? देखिए मीनाक्षी, डॉक्टर आदिल की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जीएमसी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से उनके लॉकर से जो AK-47 राइफल मिली थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना दायरा जो है इन्वेस्टिगेशन का वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। यही कारण है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जितने भी कश्मीर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के लॉकर्स की जाँच हो रही है और ये जाँच का सिलसिला अभी भी जारी है। जो सबसे बड़ी रेड कल हुई थी वो नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा में हुई थी, जहाँ पर करीबन 50 लॉकर को तोड़ना पड़ा। जो अनआइडेंटिफिकेशन लॉकर्स थे उन पर किसी तरह की आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखी हुई थी और मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के तहत जो वो लॉकर्स तोड़े गए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक चीज़ जो है वो बरामद नहीं की गई है, लेकिन लगातार रेड्स का सिलसिला जो है वो जारी है। आज भी कहीं हॉस्पिटल्स में जो है लॉकर्स की छानबीन की जा रही है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही एक एडवाइजरी जारी की गई थी जब आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी। उसके बाद ये कहा गया था कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने लॉकर्स की पहचान करें, अनआइडेंटिफाइड जो लॉकर्स हैं उन पर अपना नाम लिखे, उस पर अपना फ़ोन नंबर, डिजिग्नेशन और क्या चीज़ है इन लॉकर्स में सारी जानकारी जो है वो अपने डिपार्टमेंट को दे दे। तो उसी के बाद जो है ये सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है। लगातार लोगों से एक तरफ से पूछताछ की जा रही है, दूसरी तरफ से ये रेड जारी है। OGW नेटवर्क को जो है उनको बुलाया जा रहा है, जो पास्ट जिनका मिलिटेंसी बैकग्राउंड रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। पाकिस्तान ISI से जुड़े हुए हथियार तस्करों पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 4 हथियार तस्करों को पकड़ा है। इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है।
10 विदेशी महंगे पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने पिस्टल ये सप्लाई करता था, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, ये जिन पिस्टल्स की हम बात कर रहे हैं वो पिस्टल आपके सामने हैं। 10 विदेशी महंगे पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अतुल, और डिटेल दें आप दर्शकों को। देखिए मीनाक्षी, सबसे खास बात यह है कि ये जो हथियार है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं। और पाकिस्तान से कैसे आ रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये जो पिस्टल्स हैं ये हिंदुस्तान में गिराई जा रही हैं। और इसके बाद ये पिस्टल जो गैंगस्टर हैं इंडिया के अंदर, उन तक ये पिस्टल पहुंचाए जा रहे थे। तो क्राइम ब्रांच ने ऐसे 10 पिस्टल्स को बरामद किया है। 100 के करीब जो है वो इसमें कार्टेजेस बरामद किए गए हैं। और क्राइम ब्रांच का कहना यह है कि ये जो पिस्टल है ये तुर्की और चाइना मेड है, जो कि पाकिस्तान पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान गिराए जा रहे थे। अब तक कितने पिस्टल, और ये पिस्टल जो है इसका नाम मैं आपको बताऊं, ये PX 5.7 और ये जो है स्पेशल फोर्सेस जो है वो टर्की के अंदर यूज करती हैं। और ये वेपन हिंदुस्तान के अंदर गिराए जा रहे हैं, गैंगस्टर तक पहुंच रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश यहाँ हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी। ISI के जरिए ये हथियार जो है वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान पहुंचाए जा रहे थे और यहाँ पर गैंगस्टर को ये जो हथियार है वो सप्लाई किए जा रहे थे। तो अब जो जांच एजेंसियां हैं वो ये देख रही है कि आखिर कितने वेपन्स अब तक यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने देखा था कि जितनी भी गैंगवार हिंदुस्तान के अंदर अभी जो चल रही थी, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, अनमोल बिश्नोई भी पकड़ा गया, तो कई ऐसे शूटर्स को हथियार अरेंज कराए जाते थे ऐसे ऑटोमेटिक। जी, बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो